अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? जल्दी से इधर आ और अपनी पागल बेटी को समझाओ। इसकी अकल शायद काम करना छोड़ गई है। नरेश शर्मा गुस्से में तख्त पर बैठते हुए अपनी पत्नी सुनीता शर्मा को आवाज दे रहे थे। सुनीता जी ने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, समझाने की जरूरत इसे नहीं है हर्षिता के पापा, समझाने की जरूरत तुम्हें है। यह हमारी इकलौती बेटी है। सारी जिंदगी तुम्हारी कमाई और तंगी के बीच इसने अपनी हर ख्वाहिश दबा दी। कभी किसी चीज की जिद नहीं की, कभी कोई गलत मांग नहीं रखी, चुपचाप सब सहती रही। अब इसकी शादी है, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आज अगर ये कुछ मांग रही है तो तुम मना नहीं कर सकते। ये तुम्हारा फर्ज है कि इसकी शादी अच्छे से करो। नरेश शर्मा चुप होकर पत्नी की बातें सुनते रहे। सुनीता जी ने आगे कहा, बाप होने का मतलब सिर्फ घर चलाना नहीं होता, बेटी के सपनों को पूरा करना भी होता है। कम से कम इसकी शादी पर तो दिल खोलकर खर्च करो, ताकि इसे ये महसूस हो कि ये इस घर की राजकुमारी है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में हर्षिता और उसकी सहेली प्रीति शादी की तैयारियों में लगी थी और अंदर माता पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहस कर रहे थे। एक तरफ मजबूरी में की गई शादी का दर्द था, दूसरी तरफ एक बेटी के सपनों का सवाल। जिंदगी हर मोड़ पर किसी न किसी की परीक्षा ले ही लेती है। शादी हमारी बेटी की मर्जी से ही होगी, लेकिन जितना हमारे बस में है उतना ही करेंगे। मुझे लगता है तुम भी इसके साथ पागल हो गई हो। तुम्हें पता है ना, हर फरमाइश पैसे से पूरी होती है। इसकी जो जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करने के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए। मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। कोई उधार भी नहीं देता कि किसी से उम्मीद लगा सकूं। इसलिए मैं इसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। तुम भी समझ लो और इसे भी समझा दो। जो भी शौक पूरे करने हैं अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ पूरे करे। नरेश शर्मा गुस्से और बेबसी में एक साथ बोलते हुए वहां से उठ खड़े हुए। उन्हें लग रहा था जैसे माँ बेटी बिना हालात समझे बस सपनों की बातें कर रही हैं और वो अब बहस नहीं करना चाहते थे। अम्मा, ये क्या बात हुई? आपने ही तो कहा था कि अपने सारे शौक शादी के लिए संभाल कर रखना। शादी पर मेरे सारे अरमान पूरे होंगे। लेकिन देखो, पापा आज भी मेरी बात से बचकर निकल गए। हमेशा की तरह फिर से टाल गए। मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे। 20 साल की हर्षिता और हर्षी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और आवाज कांप रही थी। सुनीता शर्मा ने बेटी को सीने से लगाते हुए धीमे स्वर में कहा, ऐसे मत रो बेटी, दिल छोटा मत कर। मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा भी तो मजबूर हैं। जो कुछ कमाते हैं सब इसी घर में लग जाता है। मैंने कितनी बार कहा कि थोड़ा थोड़ा बचा कर रखो, लेकिन उन्होंने कभी 1 रुपया भी अलग नहीं रखा। अब मैं उन्हें और कैसे परेशान करूं? उनकी हालत तुम्हारे सामने है। अभी जो बात हुई उसमें जितना हो सकेगा वो कर देंगे। सुनीता जी पति की मजबूरी को अच्छे से समझती थी, लेकिन बेटी का उदास चेहरा भी उनसे देखा नहीं जा रहा था। हर्षिता उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने हमेशा चाहा था कि बेटी की शादी धूमधाम से हो, ताकि उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी। एक तरफ पति की सीमित आमदनी और जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं जो उसके लिए बहुत बड़ी थीं। घर के उस छोटे से कमरे में पैसों की तंगी, सपनों की उड़ान और एक माँ बेटी का दर्द सब एक साथ घुल मिल गया था। लेकिन सुनीता शर्मा सिर्फ चाह ही सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी ये इच्छा पूरी होना लगभग नामुमकिन है। नरेश शर्मा एक बड़े से बंगले में मामूली नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। सुनीता जी पूरे महीने बहुत संभाल संभाल कर खर्च करती, हर रुपए को सोच समझ कर लगाती। फिर भी महीने खत्म होने से पहले ही घर का राशन खत्म हो जाता था। 2-3 बार नरेश ने अपने मालिक वीरेंद्र जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर नरेश चुप हो जाते, क्योंकि सिर छुपाने के लिए वही छोटा सा कच्चा मकान था जो बंगले के पास बना हुआ था और जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते थे। वो 2 कमरों का साधारण सा घर ही उनकी पूरी दुनिया था। अगर वो भी छिन जाता तो वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कहाँ जाते? इसी डर से नरेश कम तनख्वाह में भी उसी जगह काम करते रहे और जैसे तैसे गुजारा करते रहे। उन्होंने कभी सोचा था कि एक बेटा होगा
जो बड़ा होकर कमाएगा और उन्हें इस तंगी से बाहर निकालेगा। लेकिन हर्षिता के जन्म के बाद उन्हें कोई और संतान नहीं हुई। हर्षिता की बहुत इच्छा थी कि वो आगे पढ़े, कुछ बनकर अपने पिता का सहारा बने, लेकिन नरेश उसे 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ा सके। फीस, किताबें और कपड़ों का खर्च उठाना उनके बस में नहीं था। इस तरह उनका जीवन बस किसी तरह चल रहा था, जिसमें खुशियों के रंग बहुत फीके थे। हर्षिता छोटी उम्र में ही हालात समझने लगी थी। वो जानती थी कि घर की हालत कैसी है। फिर भी कभी कभी उसका मन करता कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने पिता से कुछ मांग सके और उसका पिता मुस्कुराकर उसकी इच्छा पूरी कर दे। दिल के हाथों मजबूर होकर वो कभी कभी नरेश से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें कह देती, लेकिन नरेश हर बार यही कहकर टाल देते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी आवाज में सख्ती कम और लाचारी ज्यादा होती थी, जिसे हर्षिता महसूस तो करती थी, पर उसका मासूम दिल फिर भी कभी कभी उम्मीद लगा ही लेता था। जब भी हर्षिता अपनी माँ सुनीता शर्मा से शिकायत करती तो वो उसे प्यार से समझाती, बेटी, लड़कियों के ज्यादातर अरमान उनकी शादी पर ही पूरे होते हैं। तू भी अपने सारे शौक और ख्वाहिशें अपनी शादी के लिए संभाल कर रख, उस दिन तेरे सारे सपने पूरे होंगे। माँ की ये बात हर्षिता के दिल में बैठ गई थी। उस दिन के बाद उसने नरेश शर्मा से अपनी इच्छाओं का जिक्र करना लगभग छोड़ दिया। उसने अपने छोटे छोटे अरमानों की एक मन ही मन सूची बना ली थी, जिन्हें वो अपनी शादी के दिन पूरा करना चाहती थी। जब वो 18 साल की हुई तो उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का प्रदीप नरेश शर्मा के पुराने दोस्त का राजीव का बेटा था। उनका परिवार भी साधारण ही था, लेकिन हालात नरेश के घर से थोड़े बेहतर थे। हर्षिता और प्रदीप की पहले से ही बातचीत होती रहती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी भी मान चुके थे। जब प्रदीप ने अपने घर वालों से हर्षिता के बारे में बात की तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, बल्कि वे लोग खुशी खुशी रिश्ता लेकर नरेश शर्मा के घर पर आ गए। नरेश ने भी इस रिश्ते को ठुकराना सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि ये रिश्ता हर तरह से ठीक है। वो कभी इस इंतजार में नहीं रहे कि कोई बहुत अमीर घर का लड़का आएगा और उनकी बेटी को ले जाएगा। वो हकीकत को अच्छे से समझते थे और जानते थे कि उनकी बेटी के नसीब में प्रदीप जैसा ही सीधा साधा और समझदार लड़का होगा। इसीलिए उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। पहले एक छोटी सी सगाई की रस्म रखी गई, जिसमें दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। तय हुआ कि कुछ महीनों बाद शादी की जाएगी, ताकि इस बीच दोनों परिवार आराम से तैयारी कर सकें। घर में पहली बार खुशियों की हल्की सी रौनक दिखाई देने लगी थी, जैसे लंबे समय बाद सूने आंगन में कोई खुशी दस्तक दे रही हो। इन महीनों में अक्सर प्रदीप और हर्षिता की मुलाकात हो जाया करती थी। कभी मोहल्ले की गली में, कभी छत पर खड़े होकर इशारों में बातें, तो कभी परिवार के सामने बैठकर हल्की फुल्की हंसी मजाक। समय के साथ दोनों का प्यार और गहरा होता गया। देखते ही देखते 8 महीने पलक झपकते गुजर गए। एक दिन प्रदीप के पिता ने नरेश शर्मा से कहा, अब हमें कोई नजदीक की तारीख दे दो, हम अब और देर नहीं करना चाहते। नरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, बेटी तो आपकी ही अमानत है, जब कहो आकर ले जाओ। फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, ठीक है, 15 दिन बाद हम अपनी बेटी की बारात के लिए तैयार रहेंगे। राजीव जी ने भी हंसते हुए हामी भर दी। उनके जाते ही हर्षिता के पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसे उसका प्यार मिलने वाला था। अगले दिन जब हर्षिता ने अपनी सहेली प्रीति को बताया कि शादी की तारीख पक्की हो गई है, तो वो हैरानी से बोली, सच में तेरी शादी की तारीख तय हो गई? हर्षिता हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुझसे। प्रीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बहुत खुशकिस्मत है हर्षी, तुझे तेरा प्यार इतनी आसानी से मिल रहा है। कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं, जिन्हें सच्चा प्यार मांगने से भी नहीं मिलता, पूरी जिंदगी तरसते रह जाते हैं। उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। हर्षिता उसकी हालत समझती थी। प्रीति भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन समाज और घर वालों ने उसकी राह रोक दी थी। 6 महीने पहले उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई थी और सिर्फ 10 दिन बाद ही वो रिश्ता टूट गया। वो तलाक का बोझ लेकर वापस मायके आ गई थी। लोग तरह तरह की बातें करते,
ताने मारते और वो चुपचाप सब सहती रहती। हर्षिता ने उसका हाथ थाम कर कहा, उदास मत हो प्रीति, सब ठीक होगा। ये कहते हुए वो खुद भी मन ही मन अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। सच में वो भाग्यशाली थी। प्रदीप को पाने के लिए उसे ने न कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, न कोई बड़ी मुश्किल आई। सब कुछ जैसे अपने आप सही दिशा में चलता चला गया था और अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बस कुछ ही कदम दूर था। उसे प्रदीप ऐसा मिल रहा था जैसे वो उसी के लिए बना हो। हर्षिता के चेहरे पर हर वक्त एक अलग ही चमक रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ सुनीता शर्मा के पास आकर बोली, अम्मा, मुझे चांदी का एक सेट बनवाना है और एक अच्छा सा परफ्यूम भी लेना है। सुनीता जी ने काम करते करते उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे पगली, चांदी के सेट का क्या करेगी? ससुराल वाले तुझे सोने का सेट दे रहे हैं, वो क्या कम है? हर्षिता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं अम्मा, मुझे तो कब से चांदी के सेट की इच्छा थी। आपने ही तो कहा था कि शादी पर बनवा लेना। उसने माँ को अपनी पुरानी बात याद दिलाई। सुनीता जी थोड़ा चौंक कर बोली, अरे सुबह ही तो तू अपनी पसंद की चीजें बता चुकी है, अब फिर से नई फरमाइश? अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ी। हर्षिता ने मासूम लेकिन जिद भरे अंदाज में कहा, तो अम्मा, इसमें हैरानी की क्या बात है? आपने ही तो कहा था कि अपनी सारी ख्वाहिशें अभी संभाल कर रखो और शादी पर पूरे करना। अब मैं वही तो कर रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ 4 चीजें ही बताई हैं, मुझे और भी बहुत कुछ लेना है। सुनीता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तेरे पापा की हालत तो तू जानती ही है। घर का खर्च मुश्किल से चलता है। वो नरेश शर्मा की मजबूरी समझाना चाहती थी, लेकिन हर्षिता ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता अम्मा, मुझे बस मेरी चीजें चाहिए। उसके स्वर में बचपना भी था और बरसों से दबे अरमानों की बेचैनी भी। सुनीता जी ने हल्की झुंझलाहट में कहा, अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बना। शाम को जब तेरे पापा आए तो उनसे खुद कह लेना, मेरा दिमाग मत खा। इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग गईं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक तरफ बेटी की इच्छाएं थीं, दूसरी तरफ घर की तंग हालत, और इन दोनों के बीच वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। शाम को हर्षिता ने अपनी सारी फरमाइशें नरेश शर्मा के सामने भी रख दी, लेकिन नरेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो ऐसी अतिरिक्त ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटी, मेरी हालत तो तू जानती है, जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन ये सब महंगी चीजें मेरे बस की नहीं है। अगर तेरे मन में ऐसी कोई बड़ी ख्वाहिश है तो उसे अभी दिल से निकाल दे, या फिर अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ पूरी कर लेना। इतना कहकर वो उठकर बाहर चले गए। उनके जाते ही हर्षिता का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुनीता शर्मा बस बेबसी से अपनी बेटी की पीठ देखती रह गई। अगले दिन सुबह सुनीता जी कच्चे आंगन के एक कोने में मिट्टी के चूल्हे के आगे बैठी नाश्ता बना रही थी और साथ ही आवाज लगा रही थी, हर्षी, ओ हर्षी, उठ जा बेटी, आकर नाश्ता कर ले। देख, सुबह हो गई है, मुझे भी काम पर जाना है, चाय ठंडी हो जाएगी। पास ही नरेश शर्मा बैठकर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे हर्षी की माँ, उसे सोने दे, जब नींद पूरी हो जाएगी तो खुद उठ जाएगी। सुनीता जी ने चाय कप में डालते हुए जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर चाय ठंडी हो जाए तो वो दोबारा गर्म की हुई चाय नहीं पीती, और मुझे काम पर भी तो जाना है, इसीलिए जगा रही हूँ। हर्षिता की सगाई होने के बाद से ही सुनीता जी पास के एक घर में काम करने जाने लगी थी, जहाँ से उन्हें महीने के 8,000 रुपए मिलते थे। वो ये पैसे धीरे धीरे जोड़ रही थी ताकि बेटी को विदा करते समय खाली हाथ ना भेजना पड़े। उन्होंने और नरेश ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। नरेश अपनी ड्यूटी पर चले गए और सुनीता जी हर्षिता को उठाने कमरे में आईं, लेकिन वो करवट बदलकर फिर से सो गईं। आखिर सुनीता जी ने कहा, ठीक है हर्षी, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे से रहाने 50 रुपए रख रही हूँ, जब उठे तो दूध ले आना और खुद ही चाय बनाकर नाश्ता कर लेना। उन्होंने 50 का नोट उसके तकिए के नीचे रखा, अपनी शॉल ओढ़ी और काम पर निकल गईं। शाम को जब वो लौटी तो घर वैसा ही पड़ा था जैसा सुबह छोड़कर गई थी, जैसे पूरे दिन उस छोटे से घर में किसी ने कोई हलचल ही ना की हो। घर में एक चीज भी अपनी जगह से हिली नहीं थी। सुनीता शर्मा को हैरानी हुई।
क्या हर्षिता अभी तक उठी ही नहीं? उनके मन में घबराहट सी हुई और वो जल्दी से उसके कमरे में गईं। देखा तो वो अभी भी वैसे ही सिर से मुंह ढके लेटी हुई थी। हर्षी, ओ हर्षी, तू अभी तक उठी नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुनीता जी उसके पास बैठ गईं और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। बुखार तो नहीं था, शरीर बिल्कुल सामान्य था। हर्षी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं उठी अभी तक? उन्होंने फिर प्यार से पूछा। हर्षिता ने करवट बदलते हुए धीमे लेकिन गुस्से भरे स्वर में कहा, मुझे नहीं उठना। सुनीता जी चौंक गईं। अरे, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं उठना? चल उठ, कुछ खा ले। कल रात से ऐसे ही पड़ी है, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक नहा धोकर बाहर आ जा। ये कहकर वो रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया तो वो फिर कमरे में आई, लेकिन हर्षिता अभी भी उसी तरह बैठी थी। हर्षी, इस बार उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। क्या है अम्मा, तुम्हें चैन नहीं है क्या? बार बार आकर क्यों परेशान कर रही हो? हर्षिता ने झुंझलाकर जवाब दिया। सुनीता जी को अब समझ आ गया कि वो नाराज है। उन्होंने कहा, लड़की, कहीं भूखे पेट तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या नाटक है? किस बात की भूख हड़ताल है? जरा मुझे भी तो बता। हर्षिता झट से उठकर बैठ गई। उसकी आवाज ऊंची हो गई। कौन सी खुशी अम्मा? मुझे इस घर में आज तक कौन सी खुशी मिली है? बताओ, किस बात की खुशी मनाऊं? उसकी आंखें भर आई थीं। सुनीता जी सब समझ गईं। वो उसके पास बैठ गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हर्षी, मेरी बच्ची तो समझदार है, क्यों ऐसी जिद कर रही है? तू जानती है ना, तेरे पापा की जेब कितनी छोटी है। हम दोनों तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। तू ऐसे हमें और परेशान मत कर। चल उठ, थोड़ा सा खाना खा ले। उन्होंने बहुत प्यार से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन हर्षिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं खाना मुझे कुछ भी, और दोबारा खाने के लिए मत कहना। पापा से भी साफ कह देना कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये कहकर वो फिर मुंह फेर कर बैठ गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। सुनीता शर्मा की आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। एक तरफ बेटी की जिद थी, दूसरी तरफ घर की तंग हालत, और इन दोनों के बीच वो खुद को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी। हर्षी ने ये कहा और फिर उठकर वॉशरूम चली गई। सुनीता शर्मा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर आई और दरवाजे के पास खड़ी होकर नरेश शर्मा का इंतजार करने लगी। जैसे ही नरेश शर्मा घर में दाखिल हुए, सुनीता उनकी तरफ भाग कर गई। क्या हुआ हर्षी की माँ, सब ठीक तो है? नरेश ने उनके उड़े हुए चेहरे को देखकर घबराकर पूछा। सुनीता बोली, गजब हो गया है हर्षी के पापा, उसने शादी से साफ मना कर दिया है और कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। नरेश एकदम तमतमा गए। ये क्या बात हुई? मैंने तो तुमसे कहा था पहले उसकी राय ठीक से पूछ लो, अब ऐन वक्त पर कैसे मना कर सकती है? सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, मैंने उससे पूछा था, उसकी मर्जी भी थी, पर ना जाने कल से क्या जिद पकड़ ली है। कह रही है कि जब तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो ना खाना खाएगी और ना शादी करेगी। नरेश ने झुंझलाकर कहा, ये कैसी बचकानी हरकत है? उसे पता भी है हम कैसे घर चलाते हैं, इतनी बड़ी जिद कैसे कर सकती है? सुनीता बोली, मैंने बहुत समझाया पर वो मेरी एक नहीं सुन रही, आप ही जाकर उससे बात कर लीजिए। सुनीता के कहने पर नरेश खुद हर्षी के कमरे में गए, लेकिन उसका वही एक जवाब था कि जब तक उसकी सारी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी वो ना तो खाना खाएगी और ना शादी करेगी। नरेश और सुनीता दोनों सिर पकड़कर बैठ गए। हर्षी ने जो लिस्ट उनके सामने रखी थी वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच की थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके बस की बात नहीं थी। उधर शादी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, इधर बेटी की जिद ने नरेश की रातों की नींद उड़ा दी थी। दोनों पति पत्नी उस रात बिना खाना खाए ही लेट गए। नरेश सारी रात करवटें बदलते रहे। सुबह होते होते वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे। सुनीता जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। नरेश ने कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, फिर हम तीनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे, और वो हर्षी के कमरे की ओर बढ़ गए। हर्षी जाग रही थी, पर पिता को आते देख उसने आंखों पर हाथ रख लिया जैसे सो रही हो। नरेश उसके पास बैठकर और प्यार से बोले, हर्षी उठ जा बेटा, जिद छोड़ दे, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, पहले चलकर नाश्ता कर ले। हर्षी एकदम उठ बैठी और बोली, पापा आप सच कह रहे हैं ना?
कहीं मुझे बहला तो नहीं रहे? नरेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, सब कुछ तेरी मर्जी से ही होगा। बस उठकर आजा, नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नरेश शर्मा ने उसे देखते हुए कहा। हर्षी बोली, अच्छा पापा, आप जाइए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। और वो उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ सुनीता शर्मा और पापा के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। उसके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी कि उसकी सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेश और सुनीता के चेहरों पर गहरी चिंता थी। दोनों मन ही मन यही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा। नाश्ता खत्म करने के बाद हर्षी अपनी सहेली से मिलने चली गई और नरेश व सुनीता वहीं चुपचाप बैठे रह गए। सुनीता ने धीमे स्वर में पूछा, हर्षी के पापा, आप ये सब कैसे करेंगे? नरेश ने भारी सांस लेकर कहा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को जानती हो, उसने कभी जिद नहीं की, शायद इस दिन के लिए ही अपनी जिद संभाल कर रखी थी। अब जब ठान ली है तो मनवा कर ही मानेगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। इतना कहकर भी उनके चेहरे की परेशानी छिप नहीं पा रही थी, मगर वो सुनीता को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। उधर दफ्तर पहुंचते ही वीरेंद्र कुमार ने नरेश को देखते ही डांट दिया, कहाँ रह गए थे नरेश? आज बहुत देर कर दी, मैंने साफ कहा था जल्दी आना। नरेश ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मालूम है, आपने जल्दी आने को कहा था, माफ कीजिए, गलती हो गई। दरअसल बेटी नाराज थी, उसे मनाने में देर हो गई। वीरेंद्र कुमार ने हैरानी से पूछा, क्यों? बेटी किस बात पर नाराज थी? उसकी तो शादी होने वाली है ना, फिर क्या परेशानी है? नरेश ने झिझकते हुए कहा, मालिक, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो चाहती है शादी से पहले सब पूरा हो, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल की महंगाई में मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसी सिलसिले में आपसे विनती करने आया हूँ, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। नरेश की बात सुनते ही वीरेंद्र कुमार का चेहरा सख्त हो गया। बोले, नरेश, तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? जब चाहो तोड़कर दे दूं? या फिर यहाँ कोई खजाना दबा है? तुम्हारे अलावा भी इस घर में 20 कर्मचारी काम करते हैं, सबकी तनख्वाह मेरी जेब से जाती है। अगर हर दूसरे दिन कोई इसी तरह उधार मांगने आ जाए तो मुझे खुद किसी की यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। वीरेंद्र कुमार ने ये बात बड़े अजीब अंदाज में कही थी। उनके लहजे में नापसंदगी के साथ साथ साफ हिकारत भी झलक रही थी। नरेश शर्मा को बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, वो भी अपनी बेटी के लिए। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उनकी आवाज रुक गई। वीरेंद्र कुमार ने सख्ती से कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारा मामला है नरेश, मेरा नहीं। अभी जाओ और अपना काम करो। इतना कहकर वो वहां से चले गए। पीछे खड़े नरेश ने अपनी आंखों में आई नमी को चुपचाप पोंछा और अंदर की तरफ बढ़ गए। वो यहाँ अपने मालिक के बेटे रोहन की देखभाल के लिए रखे गए थे। वीरेंद्र कुमार का बेटा रोहन एक हादसे के बाद अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो चुका था। उसी हादसे में वीरेंद्र कुमार की पत्नी और रोहन की मां की भी मौत हो गई थी। उसके बाद वीरेंद्र कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने रोहन का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। वो हमेशा के लिए देख पाने की ताकत खो चुका था। अब कोई इलाज उसकी नजर वापस नहीं ला सकता था। तभी से नरेश उसकी आंखों की रोशनी बनकर हर वक्त उसके साथ रहता था। वो सुबह रोहन के उठने से पहले पहुंच जाता और रात को उसे सुलाने के बाद ही घर लौटता था। उसका पूरा दिन रोहन की देखभाल में ही गुजरता था। वो हर छोटा बड़ा काम खुद करता, उसे सहारा देकर चलाता, खाना खिलाता, किताबें पढ़कर सुनाता और हर पल उसके साथ साया बनकर रहता था। मगर उसके बदले में नरेश शर्मा को बहुत ही थोड़ी तनख्वाह मिलती थी। अगर उसके काम के हिसाब से देखा जाए तो उसे कहीं ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन वीरेंद्र कुमार असल में बहुत ही कंजूस और चालाक आदमी था। दूसरों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है ये कोई उससे सीखे। वो बस कुछ पैसे बचाने के लिए कर्मचारियों के हक तक मार जाता था। किसी को अपने हक की बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अगर कोई हिम्मत करके कुछ कह देता तो वीरेंद्र कुमार अपने पुराने एहसानों की लंबी लिस्ट गिना देते जो उन्होंने जाने कब किए होते। बेचारे कर्मचारी
शर्मिंदा होकर चुप हो जाते। वो साफ कह देते कि वो इतना ही दे सकते हैं, अगर काम करना है तो करो, वरना छोड़कर चले जाओ। आज के समय में नौकरी मिलना आसान नहीं था, इसलिए सब खामोश रह जाते थे। रोहन की माँ बहुत अच्छी महिला थी। वो अक्सर वीरेंद्र कुमार से छिपकर कर्मचारियों की मदद कर दिया करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। नई मालकिन भी वीरेंद्र कुमार जैसी ही निकली, बल्कि उनसे भी ज्यादा लालची और कंजूस। नरेश चुपचाप रोहन के कमरे में आ गए। वो अभी सो रहा था। नरेश को उसकी यही आदत अच्छी लगती थी कि जब तक कोई उठाए नहीं, वो खुद नहीं उठता था। नरेश पास जाकर बोले, छोटे मालिक उठिए, सुबह हो गई है। उन्होंने उसे प्यार से जगाया और फिर उसे बाथरूम तक भेजकर खुद उसका नाश्ता लेने चले गए। रोहन अंदाजे से अपने कमरे से बाथरूम तक चला जाता था और वापस भी आ जाता था। उसे इस काम में किसी की खास मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने कई काम खुद कर लेता था। फिर भी वीरेंद्र कुमार हर समय नरेश को उसके पीछे लगाए रहते थे। कभी कभी रोहन खुद नरेश से कहता, चाचा आप घर जाया करें, आपने मुझे बिल्कुल ही अपने ऊपर निर्भर बना दिया है। लेकिन नरेश उसके नहीं, बल्कि उसके पिता वीरेंद्र कुमार के आदेश मानते थे। वो वही करते थे जो मालिक कहते। नरेश जब नाश्ता लेकर लौटे तो रोहन अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आया था। उन्हें घबराहट हुई। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, छोटे मालिक आप ठीक हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? थोड़ी देर बाद रोहन बाहर आया। नरेश ने चिंता से पूछा, क्या हुआ छोटे मालिक, आप ठीक तो हैं? रोहन ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पापा से कहिए मुझे अस्पताल ले चलें। नरेश बोले, अच्छा छोटे मालिक, पहले आप आकर नाश्ता कर लीजिए, मैं अभी बड़े मालिक को बुलाकर लाता हूँ। नरेश शर्मा ने रोहन के सामने नाश्ता रख दिया और फिर वीरेंद्र कुमार के पास आ गए। वीरेंद्र कुमार फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने नरेश को सामने खड़ा देखा तो बोले, हाँ बोलो नरेश, क्या हुआ? नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, छोटे मालिक कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल जाना है, उन्होंने आपको बुलाने को कहा है। ये सुनते ही वीरेंद्र कुमार घबराकर उनकी तरफ मुड़े। क्या हुआ मेरे बेटे को? नरेश बोला, मालिक ठीक से तो नहीं पता, बस इतना कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। वीरेंद्र कुमार गुस्से में बोले, तुम्हें किस बात की तनख्वाह मिलती है, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ है? नरेश घबराकर बोला, मालिक रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, अभी उठकर कह रहे हैं कि सिर दर्द है। तब वीरेंद्र कुमार खुद नरेश के साथ रोहन के कमरे में पहुंचे। रोहन ने बस 2-4 कौर ही खाए थे। वीरेंद्र कुमार उसके पास बैठकर बोले, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? रोहन ने धीमे से कहा, पापा कुछ खास नहीं, बस सिर में दर्द है, सोचा डॉक्टर को दिखा लूं। वीरेंद्र कुमार बोले, अच्छा ठीक है, चलते हैं। फिर उन्होंने जेब से चाबियां निकालकर नरेश को देते हुए कहा, नरेश ये चाबियां लो, मेरे कमरे की अलमारी से रोहन की मेडिकल फाइल निकाल लाओ। नरेश चाबियां लेकर कमरे में आ गए। वीरेंद्र कुमार की पत्नी मायके गई हुई थी, इसीलिए कमरा खाली था। नरेश ने अलमारी खोली और फाइल ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें रोहन की फाइल मिल गई। उन्होंने फाइल उठाई और अलमारी बंद करने ही वाले थे कि उनकी नजर अंदर रखी नोटों की गड्डियों पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार इतने पैसे देखे हों, पहले भी कई बार इस अलमारी तक आ चुके थे, लेकिन आज उन पैसों को देखकर उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे। उन्होंने सोचा, इतने सारे पैसे हैं, इनमें से अगर 1-2 लाख निकाल भी लूं तो किसे पता चलेगा? हर्षी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सोचकर उन्होंने एक बार दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उनका दिल उन्हें रोक रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उकसा रहा था। आखिर उन्होंने कांपते हाथों से एक पतली गड्डी उठाई और जेब में डालने लगे। तभी अचानक वीरेंद्र कुमार कमरे में दाखिल हो गए। घबराहट के मारे नरेश शर्मा के हाथ से नोटों की गड्डी छूटकर नीचे गिर गई। वीरेंद्र कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाए, हरामखोर, नमक हराम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिस घर की रोटी खाई उसी में छेद कर दिया। मुझे तुम पर कितना भरोसा था और तुमने उसका यही बदला दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर नरेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। नरेश लड़खड़ा गए और तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े।
रोते हुए बोले, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेटी की शादी है, बहुत मजबूर हो गया था। मुझ पर रहम कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। वीरेंद्र कुमार ने सख्त आवाज में कहा। माफी? माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती नरेश। तुमने चोरी की कोशिश की है, तुम्हें तो सीधा जेल भेजना चाहिए। रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये कहकर उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगे। नरेश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। हर्षी की इच्छाओं ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए, मार लीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नरेश की हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी। वीरेंद्र कुमार ने ठंडे स्वर में कहा, अभी यहाँ से हट जाओ। पहले मैं रोहन को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा फैसला करूंगा। इतना कहकर वो रोहन को लेकर अस्पताल चले गए। नरेश वहीं खड़े रह गए। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। एक पल की कमजोरी ने उनकी सालों की ईमानदारी और सेवा पर पानी फेर दिया था। वो सोच समझकर परेशान हो रहे थे कि अब मालिक क्या फैसला करेंगे। जब तक वीरेंद्र कुमार वापस नहीं आए, वो बेचैनी में इधर उधर टहलते रहे। एक पल भी चैन से नहीं बैठे। जैसे ही रोहन को उसके कमरे में पहुंचाकर वीरेंद्र कुमार बाहर आए, नरेश फिर से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रोते हुए बोले, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वीरेंद्र कुमार ने कड़े लहजे में कहा, नरेश, जो तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और मैं यही करूंगा, ताकि आगे से कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना हो। वो बिल्कुल भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं थे। नरेश फिर गिड़गिड़ाए, मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मेरा घर उजड़ जाएगा। नरेश शर्मा ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मालिक, दोबारा कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। वीरेंद्र कुमार काफी देर तक उसे गहरी नजरों से देखते रहे, फिर अचानक बोले, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? नरेश चौंक गए। जी मालिक। उन्हें समझ नहीं आया कि इस वक्त बेटी की बात क्यों हो रही है। वीरेंद्र कुमार ने दोबारा पूछा, मैंने पूछा तुम्हारी बेटी कितने साल की है? नरेश ने घबराकर जवाब दिया, जी मालिक, अगले साल 20 की हो जाएगी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वीरेंद्र कुमार ने थोड़े नरम लहजे में कहा, तुम कह रहे थे कि उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे ले रहे थे। ऐसी क्या मांग है उसकी जो तुम्हें चोरी तक करनी पड़ी? अब नरेश के पास छिपाने को कुछ नहीं था। उसने हर्षी की सारी फरमाइशें, शादी की तैयारियां और अपनी मजबूरी सब कुछ साफ साफ बता दिया। वीरेंद्र कुमार कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, देखो, गलती तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। नरेश को लगा जैसे उम्मीद की किरण दिखी हो, पर शर्त का नाम सुनते ही वो फिर से सिहर गए। बोले, कैसी शर्त मालिक? वीरेंद्र कुमार ने ठंडे और ठोस लहजे में कहा, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे रोहन से कर दो। ये सुनते ही नरेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वीरेंद्र कुमार बोले, क्यों नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ मेरा बेटा देख नहीं सकता, लेकिन वो इतना काबिल है कि तुम्हारी बेटी की हर इच्छा पूरी कर सकता है। नरेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। आप कहाँ, हम कहाँ? वीरेंद्र कुमार ने सख्ती से कहा, मैंने तुमसे बराबरी की बात नहीं की। अगर जेल से बचना चाहते हो तो यही एक रास्ता है, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो, वरना पुलिस से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नरेश टूटे कदमों से घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बात सुनीता शर्मा को बता दी। ये सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। उन्होंने घबराकर कहा, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। नरेश ने सिर पकड़ लिया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बस जैसे ही पैसे देखे हर्षी की इच्छाएं आंखों के सामने आ गईं। सोचा थोड़ा ले लूं और उसकी खुशी पूरी कर दूं। मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी और मालिक ऐसी शर्त रख देंगे। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुनीता ने धीमे से कहा, आप मालिक से फिर बात कीजिए, शायद कोई और रास्ता निकल आए। नरेश ने थकी आवाज में कहा, सारी बात कर चुका हूं। उन्होंने साफ कह दिया है, या तो शादी के लिए हाँ करूं, वरना जेल जाने को तैयार रहूं। उस रात दोनों पति पत्नी सो नहीं सके। पूरी रात जागते रहे।
कभी बेटी का चेहरा सामने आता, कभी जेल की सलाखें। सुबह तक उन्होंने भारी दिल से फैसला कर लिया। रोहन भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसके पास इतनी दौलत थी कि हर्षी ही नहीं, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। नरेश शर्मा ने वीरेंद्र कुमार को अपने फैसले की खबर दे दी कि वो हर्षिता की शादी रोहन से करने को तैयार हैं। जब हर्षी को ये बात पता चली तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वो रोते हुए बोली, अम्मा आप ऐसा कैसे होने दे सकती हैं? पापा को कैसे मान गए? मैं प्रदीप के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। सुनीता शर्मा ने सख्त लहजे में कहा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है हर्षी, तेरी जिद की वजह से। तेरे पापा ने चोरी करने की कोशिश की और पकड़े गए। अब उन्हें जेल से बचाने का एक ही रास्ता है कि तू रोहन से शादी कर ले, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हर्षी ने बहुत रिक्वेस्ट की, रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी एक न चली और आखिरकार उसकी शादी रोहन से कर दी गई। विदाई के बाद हर्षी वीरेंद्र कुमार की बड़ी हवेली में आ गई। एक नौकरानी उसे रोहन के कमरे तक छोड़ गई। हर्षी ने घूंघट हटाकर कमरे को देखा तो हैरान रह गई। कमरा बहुत आलीशान था, हर चीज महंगी और चमकदार। एक पल के लिए वो उसी ऐशो आराम में खो गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो वो संभल कर बैठ गई। फिर उसे याद आया कि उसका पति तो देख ही नहीं सकता, फिर ये दिखावा किस लिए? वो वैसे ही बैठी रही। रोहन अंदाजे से चलता हुआ अंदर आया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर हर्षी की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही हर्षी उठ खड़ी हुई और बोली, देखिए मेरे पास मत आइए, मैंने ये शादी मजबूरी में की है। मैं किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मुझसे दूर ही रहिए। उसकी बात सुनकर रोहन ने बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। फिर वो बिस्तर से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। हर्षी चौंक गई। उसे हैरानी हुई कि वो बिना देखे भी उसकी दिशा में कैसे आ रहा है। उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे वो सच में उसे देख रहा हो, लेकिन रोहन उसके पास से गुजरकर पीछे बने ड्रेसिंग रूम में चला गया। हर्षी ने राहत की सांस ली और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। थोड़ी देर बाद रोहन बदले हुए कपड़ों में वापस आया। वो उसके पास नहीं आया और अपनी तरफ लेटकर सो गया। हर्षी ने भी कपड़े बदले और बिस्तर के दूसरी ओर लेट गई। करवटें बदलते बदलते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। हर्षी भी समय के साथ बदलने लगी। वो प्रदीप को भूलकर रोहन का ख्याल रखने लगी, क्योंकि प्रदीप से उसे गहरी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ आकर्षण था। उम्र का तकाजा था। रोहन के जरिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, भारी गहने, महंगे परफ्यूम और सबसे नया मोबाइल फोन, उसके सारे शौक रोहन के कार्ड से पूरे हो रहे थे। वीरेंद्र कुमार उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन जब वो रोहन का ध्यान रखती और उसके साथ अच्छे से पेश आती तो उन्हें तसल्ली हो जाती कि उन्होंने गलत फैसला नहीं किया। एक दिन हर्षी कमरे में बैठी अपना नया मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट आजमा रही थी कि तभी रोहन अंदर आया और बोला, हर्षी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? हर्षी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कैसी मदद? रोहन ने कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है। सारे नौकर किसी काम में लगे हैं, कोई मुझे तैयार कराने के लिए भी नहीं है। मेरे पहनने वाले इस्त्री किए हुए कपड़े खत्म हो गए हैं। क्या तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी? रोहन ने हर्षी की तरफ मुंह करके कहा। उसके चेहरे का रुख उसी की ओर था। हर्षी के मन में न जाने क्या आया। उसने सोचा, इसे तो कुछ दिखाई देता नहीं, क्यों ना थोड़ा सा खेल करूं। उसने तुरंत कहा, अरे रोहन, किसने कहा उसके प्रेस किए कपड़े खत्म हो गए? मैंने तो कल ही आपके 3-4 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। आप रुकिए, अभी देती हूँ। ये कहकर वो अलमारी के पास गई, एक सूट निकाला, जल्दी से हैंगर में टांगा और रोहन की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक आपके लिए जूस बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रोहन ने हाथ में पकड़े सूट को ध्यान से टटोला, कपड़े की सिलवटों को महसूस किया और फिर उसे बिस्तर पर एक तरफ रख दिया। उसने वो सूट नहीं पहना। उधर हर्षी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। कुछ देर बाद वो प्रदीप के सामने बैठी थी। उसने अपने ऐशो आराम में प्रदीप को भी शामिल कर लिया था। पैसा रोहन का था और मौज मस्ती हर्षी और प्रदीप कर रहे थे। हर्षी ने पूछा, कैसे हो? प्रदीप ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? हर्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कुछ दिन और,
एक बार सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। दोनों ने साथ खाना खाया, फिर शॉपिंग की। शाम ढलने के बाद हर्षी घर लौटी। दरवाजे पर वीरेंद्र कुमार खड़े थे। उन्होंने पूछा, कहाँ थी तुम अब तक? हर्षी एक पल को घबरा गई, फिर संभल कर बोली, मैं रोहन के लिए कुछ कपड़े लेने गई थी। मौसम बदल रहा है तो सोचा अपने और उनके लिए नए कपड़े ले लूं। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। रोहन भी घर पर नहीं था। समय बीतता गया। रोहन के साथ रहते हुए हर्षी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन अब वो अक्सर डरी डरी रहने लगी थी। उसे हर वक्त लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार उसे रोहन पर भी शक हुआ, लेकिन फिर खुद ही सोचकर बात टाल देती कि एक अंधा इंसान भला क्या देख सकता है। उसके मन में योजना बनने लगी कि जल्द ही वो इस रिश्ते से छुटकारा पा लेगी। एक रात वो सो रही थी कि अचानक उसे अपने ऊपर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वो घबराकर उठ बैठी। देखा तो रोहन उसके पास बैठा था और उसका चेहरा उसकी ओर था। हर्षी ने पूछा, क्या हुआ? रोहन ने शांत स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हर्षी उठकर रसोई में गई। जब तक वो खाना लेकर लौटी, रोहन अपने बिस्तर पर सीधा बैठ चुका था। वो चुपचाप खाना खाने लगा। हर्षी उसे गौर से देखती रही। न जाने उसके मन में क्या आया। वो उसके पास बैठ गई और कुछ कागज उसके सामने रख दिए। उसने रोहन से उन पर साइन करवा लिए। उस रात हर्षी बहुत खुश होकर सोई थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। सुबह उठते ही उसने घर में सबको बुला लिया। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। उसने साफ शब्दों में कहा, अब ये घर और सारी जायदाद मेरी है। आप लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। अच्छा होगा कि आप लोग अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। उसकी बात सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। नरेश शर्मा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से और हैरानी से पूछा, ये क्या बोल रही हो हर्षी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हर्षी जरा भी नहीं झिझकी, बोली, पापा, मैंने ये सब हमारी खुशियों के लिए किया है। अब हम अमीर हो गए हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नरेश शर्मा का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। हर्षी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। नरेश शर्मा गुस्से में वीरेंद्र कुमार की तरफ मुड़े और बोले, वीरेंद्र जी, यह आपकी गुनहगार है। आप इसे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। वीरेंद्र कुमार ने गंभीर आवाज में कहा, नरेश जी, आप माफी मत मांगिए, इसने तो अपनी असलियत दिखा दी है। तभी रोहन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, इसने जो कहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसने कोशिश जरूर की थी, लेकिन इसकी चाल पूरी तरह नाकाम रही। ये रहे असली प्रॉपर्टी के कागज जिन पर ये मेरे साइन करवाना चाहती थी। उसने कागज वीरेंद्र कुमार की तरफ बढ़ा दिए। हर्षी घबरा गई। उसने तुरंत अपने पर्स से कागज निकाले और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असली कागज तो मेरे पास है। लेकिन जैसे ही उसने कागज खोले, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उन्हें बार बार उलट पलट कर देखने लगी। वो प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे, बल्कि तलाक के कागज थे, जिन्हें उसने पहले से तैयार कर रखा था ताकि जायदाद अपने नाम होने के बाद वो रोहन को छोड़ दे। वो चीखने लगी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये धोखा है। तभी रोहन ने सच्चाई बताई। उसकी आंखों की रोशनी 2 हफ्ते पहले ही वापस आ चुकी थी। वो उस दिन बहुत खुश था और यही खुशखबरी हर्षी को देने आया था, लेकिन तभी उसके हाथ वे कागज लग गए थे। उसने सब पढ़ लिया था। उसे प्रदीप के साथ हर्षी की मुलाकातों और उसकी पूरी साजिश का पता चल गया था। तब उसने फैसला किया कि वो हर्षी को उसी की चाल में फंसाएगा। आज वही हुआ था। हर्षी पूरी तरह खाली हाथ रह गई। जब प्रदीप को पता चला कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने भी उससे किनारा कर लिया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। हर्षी के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, इज्जत और सुखी जिंदगी। किस्मत ने उसे अमीर बनने का मौका दिया था, लेकिन उसके लालच ने सब कुछ छीन लिया। जायदाद पाने की चाह में वो जो था वो भी खो बैठी। दोस्तों, ईमानदारी और नेकी इंसान को हमेशा सम्मान देते हैं, लेकिन लालच अंत में इंसान को अकेला और खाली हाथ छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, घटना या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को केवल संयोग ही समझा जाए। धन्यवाद।